डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम बात कर रहे हैं अमलसार संकल्पनाओं के बारे में, एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने एसिड बेस के बारे में सामान्य जानकारी के साथ जो अर्हेनियस सिद्धांत है उसके बारे में हमने बात कर ली थी। उससे आगे आज हम एसिड बेस संकल्पनाओं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप यह भली भांति जान चुके होंगे कि अम्ल कौन सी स्पीसीज होती है और क्षार कौन सी स्पीसीज होती है। संक्षिप्त में एक बार हम इसको देखते हैं। अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जब इनकी बेस के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो ये बेस को उदासीनीकृत कर देते हैं और इसके अलावा ये नीले जो लिटमस पत्र है उसको लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। इसके विपरीत क्षार वो स्पीसीज होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और अगर उनको किसी अम्लीय स्पीसीज के साथ में अभिक्रियत करवाया जाए तो वह उसका उदासीनीकरण कर देता है और साथ में जो लाल लिटमस है उसको नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है। तो क्षार का स्पीसीज हुआ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये अम्ल और क्षार के बारे में कुछ सामान्य बातें थी। इसके अलावा देखिए, अम्ल और क्षार जो स्पीसीज हैं उनको समझाने के लिए समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिनको हम वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए अमलसार संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं। पहला है अर्हेनियस थ्योरी। अर्हेनियस सिद्धांत। दूसरा है इसमें ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत। तीसरा है इसमें लक्स फ्लड। मेथड। चौथा है इसमें सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। और अगला है लुईस सिद्धांत। ओके, जो अर्हेनियस सिद्धांत है उसके बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके थे।
आज हम अरेनियस सिद्धांत को थोड़ा सा समराइज कर देते हैं ताकि ये जो अगला सिद्धांत है ब्रोनस्टेड-लोरी सिद्धांत वो अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिए अरेनियस सिद्धांत क्या कहता है। अरेनियस सिद्धांत यह कहता है कि अम्ल और जो क्षार हैं वो जब हम किसी सब्सटेंस को जल में विलय करते हैं तो अगर कोई सब्सटेंस जल में विलय करने पर H+ आयन फर्निश करता है या H+ आयन रिलीज करता है तो वो सब्सटेंस अम्ल कहलाएगा। और इसके विपरीत अगर किसी सब्सटेंस को जल में विलय किया जाता है तो जल में विलय करने के पश्चात वो हाइड्रोक्सिल आयन फर्निश करता है या हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है तो इस प्रकार के जो सब्सटेंस है वो क्षार कहलाएंगे। अरेनियस सिद्धांत का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विलायक के रूप में जब हम जल को इस्तेमाल करेंगे तब ही सब्सटेंस को हम एसिड और बेस के रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरा यह है कि उस सब्सटेंस या स्पीसीज के पास में कम से कम एक प्रोटॉन होना जरूरी है ताकि जल में विलय करने पर वो जो प्रोटॉन है वो रिलीज किया जा सके। ओके, इसके अलावा देखिए इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हमने डिस्कस की थी। जो अरेनियस सिद्धांत है उसकी सीमा, पहली सीमा तो यही थी कि ये जो अरेनियस सिद्धांत है अम्ल और क्षार की संकल्पना को केवल और केवल जलीय विलयन में ही समझाता है, यानी विलायक के रूप में जब हम केवल जल का इस्तेमाल करते हैं तो ही हम अम्ल क्षार संकल्पना को अरेनियस सिद्धांत की सहायता से समझा सकते हैं। तो ये पहली लिमिटेशन हो गई इसकी। ओके, दूसरी लिमिटेशन देखिए इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई सब्सटेंस एसिड के रूप में बिहेव कर रहा है तो उसके पास में कम से कम एक प्रोटॉन होना जरूरी है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है क्योंकि कई स्पीशीज इस प्रकार की भी होती हैं जिनके पास में प्रोटॉन नहीं होने के बावजूद भी वह किसी दूसरे विलायक में अम्ल की भांति व्यवहार करती हैं। जैसे ये देखिए अमोनियम नाइट्रेट है, वो अमोनिया सॉल्यूशन में यानी सॉल्वेंट को जब हम अमोनिया को सॉल्वेंट के रूप में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट है वो अम्ल की भांति व्यवहार करता है और इसमें कोई प्रोटॉन नहीं है, इसमें NH4+ और NO3- जैसे आयन है। ओके, तो ये अरेनियस सिद्धांत की सीमा हो गई। तीसरा देखिए इसमें कई इस प्रकार की स्पीसीज भी पाई जाती हैं जिनके पास में एक भी प्रोटॉन नहीं होता है, उसके बावजूद भी वो अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, यानी उनकी जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। देखिए AlCl3 और BF3 जैसी स्पीसीज जिनके पास में एक भी प्रोटॉन नहीं है लेकिन ये क्या है, एसिड हैं। चौथा देखिए इसमें अरेनियस सिद्धांत में ये कहा गया है कि किसी भी जो सब्सटेंस है उसको जल में विलय करने पर अगर वो H+ आयन फर्निश कर रहा है तो वो अम्ल होगा, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो H+ आयन है उसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। H+ आयन का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होने के कारण इसको विलयन से डिटेक्ट कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि जब कोई दूसरी स्पीसीज विलयन में OH- आयन रिलीज करती है तो H+ आयन OH- आयन के साथ में रिएक्शन करके उदासीन जल का अणु बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अरेनियस सिद्धांत की कुछ हमने सीमाएं देखी।
इन्हीं सीमाओं को ध्यान में रखते हुए देखिए जो आरेनियस सिद्धांत है वो 1884 में प्रतिपादित किया गया था। तो इसी सिद्धांत की कमियों को ध्यान में रखते हुए ब्रॉन्स्टोन और लोरी नामक साइंटिस्ट ने 1923 में एसिड बेस को समझाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट प्रतिपादित किया, जिसको उन्हीं के नाम के आधार पर ब्रोनस्टेंट लोरी सिद्धांत कहा गया। देखिए ब्रोनस्टेंट और लोरी सिद्धांत इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इस संकल्पना पर आधारित है कि जो एसिड बेस रिएक्शन है वो प्रोटॉन्स को जो रिलीज करने, ये जो प्रोटॉन है उसको डोनेट और एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है किसी भी स्पीसीज की उस पर आधारित होता है। यानी एसिड बेस रिएक्शन ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। ओके, तो देखिए आज हम जो सिद्धांत है ब्रोनस्टेंट लोरी सिद्धांत को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये जो बाकी के जो सिद्धांत है इसको हम यहां से हटा देते हैं ताकि ब्रोनस्टेंट लोरी सिद्धांत को हम भली भांति समझ सकें। तो देखिए ब्रोनस्टेंट लोरी सिद्धांत इसमें ये कहता है कि एसिड बेस रिएक्शन में प्रोटॉन्स का ट्रांसफर होता है एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज पे। तो एक स्पीसीज जब प्रोटॉन त्यागेगी तो दूसरी स्पीसीज प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगी, यानी एक स्पीसीज प्रोटॉन डोनर होगी, दूसरी स्पीसीज प्रोटॉन एक्सेप्टर होगी। जो स्पीसीज प्रोटॉन्स को डोनेट करेगी वो ब्रोनस्टेंट लोरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल होगी और जो स्पीसीज प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगी वो ब्रोनस्टेंट लोरी सिद्धांत के अनुसार क्षार होगी। ओके, तो ये बात क्लियर हुई। देखिए फॉर एग्जांपल HCl प्लस H2O। तो देखिए HCl एक एसिड है, एसिड इसलिए है क्योंकि इसने क्या किया है, H2O को अपना प्रोटॉन डोनेट किया है। H2O ने क्या किया है, HCl के द्वारा डोनेट किए हुए प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट किया है। ये क्या हो गया यहाँ पे, बेस हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर यानी एसिड वो स्पीसीज होगी जो प्रोटॉन को डोनेट करता है और बेस क्या हो गया, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ओके, तो देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको अगर एसिड और बेस में क्लासिफाइड करना हो तो तब तक संभव नहीं है जब तक कि पूरी जो रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, उसको नहीं डेमोन्स्ट्रेट कर दिया जाए। यानी पूरी केमिकल रिएक्शन को देख करके ही हम रिएक्टेंट्स को एसिड और बेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे देखिए H2O ने किसके रूप में बिहेव किया है, बेस के रूप में बिहेव किया है। क्यों किया है, क्योंकि इसने HCl के द्वारा डोनेट किए हुए प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट किया है। दूसरा एग्जांपल और देखिए, यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट किया है। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या है, एसिड है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक केमिकल रिएक्शन में H2O एसिड के रूप में व्यवहार कर रहा है तो दूसरे केमिकल रिएक्शन में वो एसिड के रूप में व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब जब तक उस पदार्थ के साथ में कौन सी स्पीसीज आ रही है वो नहीं बताया जाए तब तक
उस पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को बताना संभव नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, बेस हो गया। बेस क्यों हुआ है, क्योंकि इसने H2O से प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट किया है। तो ये क्या हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्टर। और ये क्या हो गया, प्रोटॉन डोनर हो गया। प्रोटॉन डोनर स्पीशीज एसिड होती है, प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशीज बेस होती है। तो ये बात क्लियर हो गई। कोई भी पदार्थ अम्ल व क्षारीय तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक उसके साथ में जो रिएक्टेंट रिएक्शन करने वाला है उसकी प्रकृति नहीं बताई जाए। ओके, ये बात क्लियर हुई। इसके अलावा देखिए, इसमें ये HNO3 है, ये आप जानते होंगे क्या है, अम्ल है। HNO3 क्या है, अम्ल है। क्यों अम्ल है, जब हम इसकी जल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, देखिए क्या बनता है, H3O प्लस NO3 माइनस। तो देखिए इसने अम्ल के रूप में व्यवहार किया है, क्योंकि इसने H2O को क्या दिया है, अपना प्रोटॉन दिया है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, H3O प्लस में। तो ये H2O क्या हो गया, क्षार हो गया। लेकिन देखिए दूसरी रिएक्शन ऐसी है जिसमें HNO3 आपको क्षार के रूप में व्यवहार करता हुआ नजर आएगा। HNO3 प्लस H2SO4। तो देखिए HNO3 क्षार के रूप में व्यवहार करेगा तो क्या होगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा प्लस HSO4 माइनस। तो देखिए इसने किसके रूप में व्यवहार किया है, अम्ल के रूप में, और इसने क्षार के रूप में व्यवहार किया है। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि कोई भी स्पीशीज अम्ल व क्षार के रूप में व्यवहार कर सकती है। ओके, एक बात और देखिए, ब्रोंस्टेन-क्लोरी सिद्धांत की जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ये सॉल्वेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करता है। ओके, इसमें किसी भी प्रकार का सॉल्वेंट है वो उसके माध्यम से हम एसिड और बेस की संकल्पना को समझा सकते हैं, और सॉल्वेंट फ्री वाली स्थिति में भी हम उन स्पीशीज के अम्लीय व क्षारीय व्यवहार को समझा सकते हैं। लेकिन जो हमने अरेनियस सिद्धांत पढ़ा था उसमें सॉल्वेंट के रूप में केवल और केवल जब हम जल को इस्तेमाल करेंगे तभी हम किसी स्पीशीज को एसिड और बेस के रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं। ये इसकी सबसे अच्छी बात है, यानी अरेनियस सिद्धांत की तुलना में ब्रोंस्टेन और लोरी जो सिद्धांत है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ओके, अब आगे देखिए, एक होता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर यानी CABP। ये क्या होता है, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर। देखिए ये कोई एसिड है, ओके, तो ये डिसोसिएट होता है H प्लस A माइनस के रूप में। ये क्या है, एसिड है। ओके, तो ये H प्लस डोनेट करने के बाद में किसमें परिवर्तित हुआ है, A माइनस में। तो ये इसका क्या कहलाएगा, कंजुगेटेड बेस, कंजुगेटेड बेस यानी संयुग्मी क्षार। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई बेस है, कोई क्षार है, तो उसका क्या होगा, संयुग्मी अम्ल होगा। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए NH4 प्लस OH माइनस, क्या बन गया, NH4 OH।
ओके, या फिर देखिए इसको हम ऐसे भी लिख देंगे NH3 प्लस H2। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में देखिए NH4 ने क्या किया है, अपना प्रोटॉन डोनेट किया है। किसमें परिवर्तित हुआ है, NH3 में परिवर्तित हुआ है। ब्रोंस्टेन-लोरी सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉन डोनेट करने वाली स्पीशीज क्या कहलाएगी, अम्ल कहलाएगी। ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। जब ये अम्ल है तो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद में जो स्पीशीज बनेगी वो क्या कहलाएगा, इसका संयुग्मी क्षार कहलाएगा। ओके, तो ये अम्ल 1 कहेंगे तो ये संयुग्मी क्षार 1 हो गया। और इसने किसके रूप में व्यवहार किया है, OH माइनस आयन ने क्षार के रूप में। ये 2 है तो ये इसका जो है प्रोटॉन लेने के बाद में जो स्पीशीज आएगी वो क्या कहलाएगा, संयुग्मी अम्ल कहलाएगा, संयुग्मी अम्ल 2। ओके, ये बात क्लियर हुई। अम्ल है अपना प्रोटॉन देने के बाद में क्षार में परिवर्तित होगा, वो उसका संयुग्मी क्षार कहलाएगा। उसी प्रकार से क्षार है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद में संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। तो ये क्या कहलाती है कॉन्सेप्ट, संयुग्मी अम्ल क्षार कॉन्सेप्ट। देखिए अम्ल 1 का संयुग्मी क्षार 1, इसी प्रकार से क्षार 2 का संयुग्मी अम्ल 2। ओके, अब देखिए एक बात और है इसमें कि जो अमोनिया है, अमोनिया को जब हम जल में विलय करते हैं क्या बनता है, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया का जो जलीय विलयन है उसमें अमोनिया अमोनियम के रूप में न होकर के आणविक अमोनिया के रूप में ही पाया जाता है और वह एक दुर्बल क्षार के रूप में व्यवहार करता है, ऐसा क्यों? इसको समझाने के लिए हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रोटॉन एफिनिटी का, उसकी हेल्प लेंगे और वो हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इस बात को हम बताएंगे कि अमोनिया का जो जलीय विलयन है उसमें अमोनिया अमोनियम के रूप में न होकर के मोलिकुलर अमोनिया के रूप में ही पाई जाती है और वह एक दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करती है। आज का वीडियो बस इतना ही और आप सभी का धन्यवाद।